धन्यवाद डॉक्टर चांदी। आज के इस वेबिनार में आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा जो एक सराहनीय कदम लिया गया है, जिसमें औषधीय पौधों के जो भिन्न भिन्न आयाम हैं उसके बारे में आम लोगों को, विद्यार्थियों को, आम जनता को जागरूक करने के लिए एक वेबिनार की सीरीज का आरंभ आज किया जा रहा है। इससे मैं समझता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, द्रव्य गुण के हैं, बॉटनी के हैं, फॉरेस्ट्री के हैं, तथा अन्य जो अलाइड साइंसेज हैं औषधीय पौधों की, उसमें काम करने वाले वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, सभी के लिए एक अच्छी शुरुआत आज से हो रही है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रांत की जो आरोग्य भारती की हमारी इकाई है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव, जो कि औषधीय पौधों के बारे में जाने माने व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जमीन से जुड़ के काम करने वाले हैं। पीएचडी बॉटनी में होने के बावजूद भी हर समय उनको आप देख सकते हैं औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए कार्य करते रहते हैं। उनका विस्तृत परिचय तो आने वाले जो हमारे वक्ता है वो उनके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि वो जमीन से जुड़े हुए, जड़ी बूटियों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसा पंजाबी में कहावत कही जाती है कि जब किसी से बहुत लगाव हो जाता है तो उसको इश्क कहते हैं। तो उनको औषधीय पौधों और वनस्पतियों से इश्क हुआ है, मैं सुनता हूँ ऐसे व्यक्ति हैं वो। उसके लिए बहुत ही अच्छा उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। आज बड़ा सौभाग्य कि आज हमें उनका सुनने का मौका मिलेगा, और जो उनकी ज्ञान की बातें हैं वो हम जरूर सुनेंगे। जो विषय चुना गया है औषधीय पौधों की जो पहचान हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जो टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक की टेक्स्ट है, बॉटनी की जो पुरानी पुस्तकें उनमें है, और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ज्ञान है, उसमें उसका कैसे तालमेल करते हुए औषधीय पौधों का ठीक पहचान हो, उनका वर्गीकरण हो, इसके बारे में हमें अच्छी जानकारी हम मिलेगी। என்ன சொல்றேன் கேளுங்க मैं நானே थोड़ी सी என்ன சொல்றேன் संक्षिप्त बात करूंगा। இவன் மட்டும் என்ன சொல்றேன் கேளுங்க आप सबको म्यूट कर दीजिए। अनिल जी जरा बीच जी। में। औषधीय पौधों का स्वास्थ्य रक्षण एवं रोग उपचार के लिए उपयोग सृष्टि என்ன में जब டாபிக் से பேர் मानव का ஒரு ஒரு பேர் प्रादुर्भाव ஒரு हुआ है, டாபிக் तब பேர் से ही சொல்லுவாங்க होता आ என்னன்னு रहा है। சொல்லுவாங்க प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, तथा और भी जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं उनमें औषधीय पौधों का वर्णन मिलता है। रामायण, महाभारत तथा अन्य जो भी धार्मिक हमारी पुरानी पुस्तकें, ग्रंथ हैं, उनमें भी औषधीय पौधों के बारे में बहुत सी विस्तृत जानकारी हमको समय समय पर, स्थान स्थान पर मिलती आ रही है। मुझे एक याद आ रही है वाल्मीकि रामायण की एक चौपाई, जिसमें सुषेण वैद्य जी, जबकि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए थे, उस समय सुषेण वैद्य जी हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए बोलते हैं। तो उसका वर्णन इस छुपाई में लिखा किया गया है। दक्षिणे शिखरे जाता मौषधि में न्या विशल्य करणी नामा सवर्ण करणी तथा संजीव करणी च एव संधानी च महौषधम। वैद्य सुगेन जी हनुमान जी को कहते हैं कि हे महावीर, हे हनुमान, तुम हिमालय की ओर जाओ, और जो दक्षिण की चोटी है उसके ऊपर होने वाली जो औषधीय वनस्पतियां हैं, उन्होंने 4 नाम उसमें गिनाए थे। एक विशल्य करणी, विशल्य करणी का मतलब जो फॉरेन बॉडी को बाहर निकालती है। संवर्ण करणी, जो उसको संवारती है, जो कॉस्मेटिक वैल्यू देती है, जख्म ठीक होने के बाद, घाव ठीक होने के बाद उसको ठीक करने के लिए होती है। उसके बाद सजीव करणी, जो एक पुनः जीवन प्रदान करती है। बेहोश या जो मूर्छित व्यक्ति है, या उससे भी आगे की अवस्था में कोमा में चल जाए, उसको भी पुनः जीवित करने की, संजीव करने की जिसमें क्षमता है, संजीव करणी। तथा संधानी, जो जख्म को, घाव को जोड़ती है, संधान कर्म करती है, मतलब के उसका जो स्टिचिंग, सूचरिंग या इस तरह का जो कार्य है वो औषधीय पौधों के माध्यम से होता है। तो इस तरह के बहुत से रेफरेंसेस हमें अपने जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें मिल जाते हैं। एक जगह वहाँ भगवान राम युद्ध में कहते हैं बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं, घायल हुए हैं, तो उनको वहाँ आतुरालय में ले जाओ, उनका उपचार करो, ताकि कल सुबह तक वो युद्ध के लिए पुनः तैयार हो सके। इनमें कहने का भाव यह है कि उस समय टेक्नोलॉजी जो थी उस समय की,
औषधीय पौधों की सब औषधियों के बारे में, और हॉस्पिटल की व्यवस्था उस समय भी थी। और ऐसी व्यवस्था थी कि जो युद्ध में लड़ने वाले सैनिक थे, सुबह जाकर लड़ते हैं सारा दिन, अगर घायल हो गए तो रात में उनका उपचार होगा और सुबह पुनः लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम, हमारा जो पुराना इतिहास कितना अच्छा था, हमारे इतिहास में हमारे भारतवर्ष में किस तरह की औषधीय पौधे तथा दूसरी वनस्पतियां होती थी, उसका स्मरण करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। भारतवर्ष, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 6 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं, जो कि दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं होती। ये भी भारत के लिए एक ब्लेसिंग है। भारतवर्ष का जो पूरा क्षेत्रफल है, दुनिया के क्षेत्रफल का 2.5% है, यानी कि 2.5% है इसका क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ औषधीय पौधे तथा दूसरी वनस्पतियां जो भी हैं, जो फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी है, उसका लगभग 8% से अधिक भारतवर्ष में पाया जाता है। इसका कहने का भाव यह है कि 2.5% हमारा एरिया होने के बावजूद भी जो फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी है वो 8% से ज़्यादा है। 16 प्रकार के यहाँ एग्रोक्लाइमेटिक जोन भारत वर्ष में मिलते हैं, चाहे वो समुद्र तट का क्षेत्र हो, बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ, या 15,000, 16,000, 17,000 की हाइट के ऊपर हिमालय, फीट की हाइट के ऊपर हिमालय का क्षेत्र हो, यहाँ भी वनस्पतियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं। इसके कारण भारतवर्ष को दुनिया का बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वनस्पतियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ लगभग 45,000 के आसपास जो वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से औषधीय गुणों से युक्त लगभग 25,000 ऐसी प्रजातियों का अभी तक पहचान हो पाई है, जिनमें कोई ना कोई औषधीय गुण है। और इनमें से भी 8,000 के आसपास ऐसे औषधीय प्रजातियां हैं जिनमें औषधीय गुण है, और औषधियों के रूप में जिनका प्रयोग कहीं ना कहीं भारतवर्ष के भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धतियों में, चाहे आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी है, इवन एलोपैथी में भी 25 से 40% तक ऐसी औषधियां हैं जिनका बेस कहीं ना कहीं प्लांट से ड्राइव किया गया है। इसके अलावा बहुत सी फोक लोअर मेडिसिन है हमारे यहाँ, जिसको गुणी वैद्य या पारंपरिक चिकित्सा कहते हैं। वो भी अलग अलग प्रकार की जो औषधीय पौधे हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के लगभग 8,000 प्रकार के जो पौधे हैं उनका औषधीय रूप में भारतवर्ष में प्रयोग किया जाता है। औषधीय पौधों में जो गुण होते हैं वो उनमें विशेष प्रकार के कुछ तत्व, जिनको बोटैनिक एक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, एल्कलॉइड्स कहते हैं, इस तरह के जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उसके कारण किसी भी पौधे में औषधीय गुण या औषधीय क्षमता आती है, औषध की तरह उसको प्रयोग करने की क्षमता आती है। तो आधुनिक तकनीक से तो उसके कंप्लीट केमिकल एनालिसिस करके अलग अलग तरह के एक्टिव प्रिंसिपल्स को अलग किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। लेकिन यदि आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो आयुर्वेद में रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव के माध्यम से ही औषधीय पौधों के गुणों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। यदि हम देखें कि रस का मतलब टेस्ट, कि उसका स्वाद कैसा है, उसके लिए उसका वर्णन किया गया है। गुण, उसके उसमें क्वालिटी क्या है, क्या प्रॉपर्टी क्या है। वीर्य, वीर्य का मतलब पोटेंसी, कितना पोटेंट है वो प्लांट उस गुण को हमारे शरीर में प्रभावित करने के लिए। विपाक का मतलब मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो उसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी, क्या क्वालिटी आएगी, इसके बारे में वर्णित है। फिर प्रभाव, उसके बाद जब मेटाबॉलिक एक्शन भी हो गया, उसके बाद कौन से हमारे शरीर के ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में जानकारी हमारे शास्त्र में औषधीय पौधों के बारे में दी गई है। ये तो हम शास्त्रीय जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, जो कि लगभग हर एक पौधे के बारे में जो भी वर्णित है आयुर्वेद के पुस्तकों में, उनके बारे में दिया गया है। लेकिन बहुत से नए पौधे अभी जुड़े हैं, बहुत सी नई तरह की प्रजातियां हैं जिनको आधुनिक खोजों से भी सिद्ध किया गया कि उनमें औषधीय गुण पाए गए हैं। तो उनका जानकारी भी हम सबको मिले, इसके लिए आधुनिक तरीके से उनके गुणों की व्याख्या करना, उनकी पहचान करना, उनका नामकरण करना तथा उनका वर्गीकरण करना, ये भी बहुत आवश्यक है। इसकी जानकारी यदि सटीक हम सबके पास होगी तो औषधीय पौधों को और भी उनका उपयोग हम करेंगे और भी लाभ उठा सकेंगे। हम सब जानते हैं औषधीय पौधों का प्रयोग कई प्रकार से हमारे जीवन में किया जाता है।
औषधियों के बारे में तो होता ही है, उनसे औषधियाँ बनती हैं, अलग अलग सिस्टम्स की एलोपैथी की औषधियाँ बनती हैं। उसके अलावा खाने के पदार्थों में भी औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है। आहार के लिए, डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कि हमें अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन प्राप्त देते हैं। अलग तरह के विटामिन, मिनरल्स तथा और भी जो भी ट्रेस एलिमेंट्स तक भी औषधीय पौधों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्ट को बढ़ाने के लिए, फ्लेवर को, खाने के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए तथा उसका रंग, स्वाद तथा रूप को बढ़ाने के लिए भी औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है। ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, उसमें भी औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है। बहुत से सिरप, जैम वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं आज के इंडस्ट्री वाले लोग। इसके अलावा टॉफी, चॉकलेट, सिरप, इस तरह की कैंडीज वगैरह भी औषधीय पौधों द्वारा बनाई जा रही है। फिर जो डिस्टिलरी इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, ब्रिवरीज हैं, उसमें भी औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं जो देसी शराब अक्सर बनती है उसमें तो हरड़, आंवला और इस तरह के औषधीय पौधे काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इलायची, दालचीनी वगैरह। तो इवन विस्की जो बनती है उसमें भी औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह कोई भी ऐसा नहीं है आज की डेट में। हम सब क्योंकि हर्बल का जमाना है, हर्बल के पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो हर्बल कॉस्मेटिक्स चाहिए, उसमें भी हर्बल इंडस्ट्री में औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है। बायोफ्यूल है, बायोपेस्टिसाइड हैं, पेस्ट रिपेलेंट हैं, सिंथेटिक कलर की बजाय आजकल ऑर्गेनिक कलर्स को प्रयोग करते हैं, पेंट्स, कलर्स, कलरिंग एजेंट, परफ्यूम्स है, इत्र है। इत्र की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारतवर्ष में है जिसमें कि औषधीय पौधों का, सुगंधित औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो औषधीय पौधों का जो उपयोग है हमारे जीवन में, कोई भी ऐसा अंग है जिसमें उनका प्रयोग नहीं किया जाता। आरोग्य भारती संस्था के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जैसे आरोग्य भारती का उद्देश्य है प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर काम करना, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आरोग्य का मतलब हेल्थ है। हम लोग कई बार इसको कंफ्यूज करते हैं कि आरोग्य जो मेडिकल सिस्टम है, चिकित्सा है, ट्रीटमेंट पार्ट है, वो भी इसमें आएगा, ऐसा नहीं है। हम जो आरोग्य के माध्यम से आरोग्य के प्रति लोगों को जागरूक करके तथा जो हमारे देश में मेडिकल एक्सपेंडिचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, औषधियाँ बहुत महंगी हो गई हैं और जो चिकित्सा की प्रक्रिया है वो भी बड़ी जटिल और कष्टदायी है। ऐसी अवस्था में जो हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, पर्यावरण में होने वाले औषधीय पौधे, वनस्पतियां हैं, उनके औषधीय गुणों के बारे में आम जनता को जागरूक करना और उनका प्रयोग अपने घर में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, इसके प्रति जागरूक करना तथा आम जन को भी औषधीय पौधों के गुणों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, उनके संवर्धन के बारे में जागरूक करना। और अगले स्तर, अगले उसमें टैब में हम औषधीय पौधों के कृषिकरण, उनका संवर्धन के लिए आम किसानों को कैसे जागरूक करना, इसका भी एक कार्यक्रम भविष्य में लेने वाले हैं। तो अभी तक तो हमारा विषय है कि लोगों को औषधीय पौधों के महत्व के बारे में, उनके औषधीय पौधों के गुणों के बारे में जानकारी देना, ताकि छोटी मोटी जो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे जो बीमारी होती है, पेट दर्द है, उल्टी है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो गया, तो घर में जो उपलब्ध चीजें हैं, हमारी मसालेदानी में उपलब्ध चीजें हैं, या किचन गार्डन में जो हम जिन औषधीय पौधों को लगा सकते हैं, उनका प्रयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तथा जो नई प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, नई नई बीमारियां आज का आ रही हैं, आजकल हम सुन रहे हैं कोविड या कोरोना के बारे में खूब चर्चा है। इसमें भी आज की तिथि में देखा जाए तो कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं है, केवल अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही उपाय किए जा रहे हैं। और उसमें मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि जो हमारी वनस्पति हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं तथा औषधीय गुण वाले जितने पौधे हैं, उनका प्रयोग करके इम्यूनिटी को बढ़ा के इसका काफी हद तक कोरोना का जो भी संक्रमण है उसको कई प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी स्टडी साइंटिफिक ढंग से भी शुरू कर दी है भारत सरकार ने भी, और विदेशों में भी। आपको जानकर हैरानी होगी 70% जो आज की डेट में क्लिनिकल स्टडीज हो रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वो हर्बल मेडिसिन के ऊपर हो रही है। अभी बहुत से सफल उदाहरण हमने देखे हैं भारत में भी, चाहे वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल है दिल्ली में आयुर्वेद का, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज दिल्ली है, या गुजरात के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर की जो आयुष काढ़ा भी जिसमें है,
गिलोय है, नीम है, अदरक है, दालचीनी है, त्रिकटु है, इनका प्रयोग करने से ही पॉजिटिव केसेस नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो बहुत से आंकड़े जल्दी सरकार भी इनको रिलीज करने वाली है, क्योंकि सरकार ने ऐसे सारे आंकड़े संकलित किए हैं जिसमें कि इनका प्रयोग करके ना केवल इम्यूनिटी बढ़ रही है, बल्कि कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं, रोगी हैं, वो भी पॉजिटिव तो कहने का भाव ये है कि बहुत ही सुनहरा भविष्य है औषधीय पौधों का, आयुर्वेद का खासकर। लेकिन उसमें हमें एक विशेष बात जो ध्यान रखने की जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जैसे ही मांग बढ़ी है, आप देखते होंगे और कि इम्यूनिटी बूस्टर की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत बढ़ गई है। आज की डेट में एक स्टडी के अनुसार अमेरिका में 65% से ज्यादा लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोरोना काल में तथा अन्य प्रयोग करने के लिए हर्बल मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं। गिलोय, दालचीनी, त्रिफला, आंवला, इस तरह की औषधियों का बहुत ही डिमांड है। काल में चिरायता वगैरह की बहुत डिमांड बढ़ गई है। एक मैं उदाहरण देके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उनकी फैक्ट्री है औषधीय पौधे लगाने की। तो उनका मुझे फोन आया कि तुलसी के पत्ते चाहिए, कि वो जो उनको कोई काढ़ा बना रहे थे औषधीय पौधों का, इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो कहते पहले जो तुलसी के पत्ते 8, 10, 15, 20 रुपए किलो मिलते थे, तो आज की डेट में 120 से 130 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। वो भी मिल नहीं रहे ठीक पौधे। तो हमने अपने एक मित्र हैं उन उत्तराखंड के, उनसे चर्चा की कि आप औषधीय पौधों की खेती करवाते हैं, तो आप कहीं से औषधि ये तुलसी के पत्ते हमें उपलब्ध करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिल जाएंगे, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक तुलसी के पत्ते हैं, और केवल पत्ते होंगे। तो कीमत कितनी बताई? 500 रुपया प्रति किलो। कहने का भाव है कि इतनी तेजी से डिमांड बढ़ती जा रही है औषधीय पौधों की, हर्ब्स की, तो उसको उस डिमांड को पूरा करने के लिए तथा औषधीय दवाइयों, जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उनकी गुणवत्ता को कायम रखने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम अब देखते हैं कि बहुत सारी डिमांड आ गई, तो चलो च्यवनप्राश में आंवले की जगह कुछ और ही मिला दो, ऐसे पहले भी अफवाहें हम सुनते रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें औषधीय पौधों के गुणों के बारे में, उनकी ठीक पहचान, उनके ठीक वर्गीकरण, उनके नाम तथा उनके जो एक्टिव प्रिंसिपल है, उनकी गुणवत्ता, उनकी परसेंटेज को ठीक रखने के लिए औषधीय पौधों के संरक्षण तथा कृषिकरण की ओर विशेष ध्यान करना पड़ेगा। जो अकेडमिक लोग हैं, उनको औषधीय पौधों की ठीक जानकारी आम लोगों तक पहुंचे, इंडस्ट्री तक पहुंचे, ताकि औषधि बनाते समय कोई उसका सब्स्टिट्यूट ना डाल दे, जिससे कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद का जो नाम है उसके ऊपर हमको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इस सब विषयों को ध्यान में रखते हुए आरोग्य भारती हिमाचल द्वारा एक श्रृंखला शुरू की गई है वेबिनार्स की, जिसमें हर सप्ताह 1 या 2 वेबिनार्स के माध्यम से औषधीय पौधों के भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज पहला जो हमारा विषय है वो मेडिसिनल प्लांट्स की टैक्सोनॉमी के बारे में है। उसके बारे में हम हमारे जो कुंजी वक्तव्य देने वाले डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव से सुनेंगे। अगले सप्ताह जो शनिवार को एक होने वाला है, उसका समय भी आपको बाद में बताया जाएगा। उसमें जो एंटी वायरल मेडिसिन प्लांट्स हैं, जो कि आज भी जिनके बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है और जिसके पीछे सॉलिड एविडेंस बेस है, उसके बारे में एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर डैनियल हमें अगले हफ्ते उसके बारे में बताएंगे। तो उसके अगले हफ्ते और कोई विषय हम देखेंगे। तो इस तरह लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। इतना ही मैं समझता हूँ कि आज मुझे कहना चाहिए, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में आज के इस वेबिनार में उपस्थित हुए हैं, तथा फेसबुक के ऊपर भी लाइव आप देख रहे होंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया तरीके से इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स पर आयुर्वेद के योगदान पर आपने चर्चा की। आयुर्वेद की तरफ इस दुनिया की लोगों की जो पॉजिटिव अप्रोच हो रही है उसकी जानकारी दी। औषधीय पौधों की पहचान करना, उसमें मिलावट को रोकना, इसका महत्व हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं डॉक्टर अपने अगले वक्ता, हमारे जो होस्ट भी हैं डॉक्टर अनिल ठाकुर जी, उनका थोड़ा सा परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल ठाकुर जी MSc PhD हैं बॉटनी में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली में, शिमला में ये एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, वैज्ञानिक हैं। बहुत सी पुस्तकें और पेपर इन्होंने लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात, आरोग्य भारती के सदस्य हैं। हम शिमला ब्रांच जो हमारी है उसके वनौषधि प्रमुख हैं। अब मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच को संभाले और आगे की कार्रवाई संपादित करें। डॉक्टर अनिल ठाकुर।
थैंक यू डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी। परम सम्माननीय डॉक्टर राकेश पंडित जी, नेशनल सेक्रेटरी एंड मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड डॉक्टर चमन अध्यक्ष आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर हेमराज शर्मा जी, महासचिव आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश। आवाज आ रही है सर? आ रही आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर हेमराज शर्मा जी, महासचिव आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश। प्रिया डॉक्टर श्रीवास्तव जी एवं बंधुजनों, आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश व अमृत हिमालय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय औषधीय पौधे इंडियन मेडिसिन प्लांट्स विषय पर हमने एक वेब सीरीज शुरू किया है, जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे मिला है। सबसे पहले मैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, बाकी सब कुछ तो अंबर श्रीवास्तव जी के लिए है आज का सेमिनार। संसार में लगभग 19 लाख जीव जंतु और इनमें से कोई 5 लाख के आसपास जो है पेड़ पौधे हैं, और इन पेड़ पौधों में लगभग 3.5 लाख जो है फूलों वाले पेड़ पौधे। एक एस्टिमेट है, उस एस्टिमेट के अनुसार लगभग 70,000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई औषधीय गुण आज तक पाया जा चुका है, रिकॉर्ड किया जा चुका है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं इस नंबर की, तो इंडिया में 17 से 18,000 के आसपास जो है फूलों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और कोई 70-80 के आसपास जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स भी हैं, बहुत सारे और पौधे हैं। और इन सब पौधों में, पेड़ पौधों में कोई ना कोई औषधीय गुण होता है। और जो इंडिया का जो नंबर है उसमें से लगभग 7 से 8,000 के आसपास ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें आज तक कोई ना कोई औषधीय गुण जो है रिपोर्ट किया जा चुका है। और इनमें से मैक्सिमम जो प्लांट्स मिलेंगे औषधीय पौधे वो आपको या तो हिमालय में मिलेंगे, हिमालयन स्टेट्स, इंडिया के सारे नॉर्थ वेस्ट हिमालय भी या फिर ईस्टर्न हिमालय भी हिमालय में मिलेंगे, या फिर साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें कोई ना कोई औषधीय गुण पाया जाता है। ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे, ये अपने को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, और अपने को जानवरों से बचाने के लिए, ताकि जानवर उनको खा ना जाए, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल बनाते हैं जो कि औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। और ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं, इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स हैं वो है अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सेपनिन्स, टेनिन्स, टेरेपनॉइड्स एटसेट्रा। ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं इन सब के औषधीय गुण होते हैं, औषधीय गुण होता है। और ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक ग्रुप है वो है अल्कलॉइड का। अल्कलॉइड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर अल्कलॉइड्स की बात करूं तो हम बर्बेरिन की बात करते हैं, जो एक लिवर के लिए मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, बर्बेरिन। इसी तरह टैक्सोल जो कि एंटी कैंसर में काम आता है, ये भी एक अल्कलॉइड है। बर्बेरिन भी एक अल्कलॉइड है, एट्रोपिन एक अल्कलॉइड है। इसी तरह बहुत लंबी लिस्ट है अल्कलॉइड्स की। इवन नशेबाज एक अल्कलॉइड है। ये अल्कलॉइड है बेसिकली प्लांट में क्यों बनाए होते हैं, ताकि वो अपने को हर्बीवोरी से, दूसरे जानवर को खाने जाए उससे बचने के लिए बनाता है, लेकिन जो है औषधीय गुण होते हैं। और मॉडर्न साइंस ने टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रूव कर दिया हुआ है कि ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि इनमें सचमुच ये गुण हैं, ताकि ये हमें बीमारियों से बचा सकें। आगे बात आती है कि आगे हम अगर बात करें तो बात कर सकते हैं कि इंडिया में हमने बात कर ली कि लगभग 17 से 18,000 जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें से 7,000 के आसपास औषधीय पौधे हैं। ये 2 या 3 ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो बहुत ही कॉमन है और एलोपैथिक मेडिसिन में भी यूज होते हैं। वो सुना होगा आपने सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक पेन किलर है और सब यूज करते हैं। इसी तरह आपने नीम के बारे में सुना होगा, जो कि मलेरिया के लिए मेडिसिन यूज एज ए मेडिसिन यूज होती है। आर्टिमिसिनिन है, वो भी एक मलेरिया की मेडिसिन है। तो इस तरह बहुत सारी लंबी लिस्ट है। और वॉल्फिया में भी रेजरपीन होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए, मॉडर्न मेडिसिन के एग्जांपल हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जो है प्योर केमिकल फॉर्म को यूज किया जाता है, जबकि आयुर्वेदा में जो है पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस होती हैं। तो ये जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है,
इसमें नियरली 9 मॉडर्न जो वेरियस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि आयुर्वेदा है या सिद्धा है या फिर यूनानी सिस्टम है या फिर तिब्बतन मेडिसिन है, इन सब मेडिसिन में जो है नियरली लगभग 90% जो है प्लांट ही यूज होते हैं। परसेंट बच गया, केमिकल भी हो सकते हैं या फिर मेटल्स भी हो सकते हैं। ये जो है एक एस्टिमेट है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज है वर्ल्ड की, वहाँ आज की डेट में भी 70 से 80% जो है लोग जो डिपेंडेंस है वो हर्बल मेडिसिन के ऊपर है। वो अपने इलाज के लिए, अपने को बीमारियों से बचाने के लिए जो है सिर्फ हर्बल मेडिसिन को ही यूज करते हैं आज की डेट में भी। उसके बाद मैं आगे की जो हमारा जो लेक्चर है उसके लिए डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव को इनवाइट करूंगा, और सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव जो है, ही इज यंग एंड एनर्जेटिक रिसर्चर एंड कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट एज वेल एज अ साइंटिस्ट, एंड इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर रिसर्च गेट पे भी जाके लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनकी लाइफ का, वो ये है कि ये हमेशा जो है कि जो रेयर प्लांट्स होते हैं कहीं ना कहीं से लाके उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको उसी के नेचुरल हैबिटेट में जाके रिप्लांट कर देते हैं, जो है इन विवो जो है वो प्लांट जो है उस अपने नेचुरल हैबिटेट में दोबारा रीग्रो कर सके, और जो हमारा जो इकोसिस्टम है मेंटेन हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर श्रीवास्तव जी का वेलकम करता हूँ। वो आए और अपना लेक्चर, जो कि इसका जो टॉपिक है ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट एज वेल एज मॉडर्न टेक्स्ट, तो मैं उनको इनवाइट। नमस्ते सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी नमस्ते। आज का जो विषय है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर है। तो जैसा कि अभी राकेश सर ने बताया कि मेडिसिनल प्लांट में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्लांट मेडिसिनल है, ऐसे हैं। मेडिसिनल प्लांट के बारे में एक अगर मैं मोटा मोटा एक कहना चाहूँ तो आयुर्वेद का एक श्लोक है चरक संहिता का, नानाषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यमुपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थम च ताम अभिप्रेत्य। मतलब संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनमें किसी में भी ऐसा कोई ऐसा द्रव्य नहीं जिसमें कि औषधि गुण ना हो, और हम अपने अपने अनुसार अपने उसके रोग के अनुसार उस द्रव्य का युक्ति से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो जितनी भी संसार में वनस्पतियां हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन सब में औषधि गुण है। और इसी प्रकार अगर देखें तो हमारे यहाँ जितने भी पौधे पाए जाते हैं, पूरे विश्व में जितने पौधे हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ औषधि गुण है, किसी में न्यून है, किसी में अधिक है। और आज का जो विषय है वो आयुर्वेद के पौधों पर है। आयुर्वेद जो है वो एक ट्रीटमेंट की एक टेक्निक है जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है, और हम जब कोई भी मेडिसिन बनाते हैं आयुर्वेद के आधार पर, तो हम उस जो नाम आयुर्वेद में दिए गए हैं उनके आधार पर उन पौधों का चयन करते हैं और उस आधार पर उस जो औषधि को उसका निर्माण करते हैं। पर आजकल कुछ समय से देखा जा रहा है, कुछ समय से क्या, ये एक बहुत पुराना हो चुका है ये ट्रेंड, कि आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं उनको ही आयुर्वेद के पौधों की सही पहचान नहीं है। मुख्य रूप से जो साधारण सी औषधियां भी हैं उनमें भी इतनी संदिग्धता है कि आप एक ही औषधि के नाम पर कई तरह की कई मेडिसिनल प्लांट चल रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, ब्राह्मी का है। और ब्राह्मी में आप अगर देखेंगे तो ब्राह्मी के नाम से 4 प्रकार की वनस्पतियां आज चल रही हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग बेकोपा मोनेराई को ब्राह्मी मानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो सेंट्रला एशियाटिका है, फिर हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका है, फिर कुछ लोग हाइड्रोकोटाइल जैवानिका को भी ब्राह्मी मानते हैं। तो ब्राह्मी को मुख्य विषय लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद का एक सूत्र ये भी है, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगानाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषानाम।
तो जो बुद्धि का अपराध है वो ही सारे रोगों का कारण है, बुद्धि का अपराध ही सब दोषों का कारण है। और ब्राह्मी का उद्देश्य बुद्धि को शुद्ध करने का है और बुद्धि को तीव्र करने का है। तो सबसे पहला हम इसी चीज पर को लेकर चलते हैं कि अपनी जो ब्राह्मी है इसकी सही पहचान क्या है। आज से अगर आप 15-20 साल पहले देखा जाए तो जितने भी वैद्य थे वो ब्राह्मी के नाम पर सेंटेला एशियाटिका का प्रयोग करते थे, और हिमालय के कुछ जो वैद्य हैं वो हाइड्रोकोटाइल सिप्रोपोएटिस को इस्तेमाल कर रहे थे। अभी कुछ सालों पहले बंगाल के वैद्यों द्वारा एक औषधि है जिसको वो लोग बंगाली में बाम बोलते थे, उस बाम को लोगों ने ब्राह्मी का अपभ्रंश मान लिया और धीमे धीमे वो जो बाम था वो ब्राह्मी बन गया। और आज की डेट में जितनी भी दवा बन रही हैं मैक्सिमम दवाइयों में ब्राह्मी के नाम पर वही बकोपा मोनेराई का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जो आपकी ये बकोपा मोनेराई है वो मेध गुण वाली है, दिमाग को तेज करने वाली है, ये सब चीजें ठीक है, पर ब्राह्मी का नाम, जैसे हम लोग टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, किसी भी प्रजाति को जब हम एक नई प्रजाति बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक उसका होता है प्रोटोलॉग। प्रोटोलॉग में क्या होता है, जिसमें उस प्रजाति को जिस व्यक्ति ने पहली बार डिस्क्राइब किया, जिसने उस प्रजाति को नया नाम दिया, उस प्रजाति के सारे लक्षण और गुण एक पर्टिकुलर बुक में या फिर एक रिसर्च पेपर में लिखे जाते हैं और उसको उस प्रजाति का प्रोटोलॉग कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारी वनौषधियां हैं, जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, उनका प्रोटोलॉग क्या है? उनका प्रोटोलॉग है हमारे जो पुराने क्लासिकल टेक्स्ट हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग। तो अगर हम ब्राह्मी का नाम देखें तो ब्राह्मी का नाम तो ऋग्वेद में बहुत पहले आ चुका था, और ब्राह्मी के जो गुण ऋग्वेद में दिए गए थे, ब्राह्मी के जो गुण ऋग्वेद में दिए गए थे, यजुर्वेद में दिए गए थे, इसके साथ ही चरक संहिता और अष्टांग हृदय या सुश्रुत में भी जो ब्राह्मी के गुण दिए गए थे, क्या आज वही गुण हमको बकोपा मोनेराई में मिलते हैं क्या? ये एक प्रश्न है। यजुर्वेद में आता है कि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको आप ब्राह्मी का रस का समुचित मात्रा में पान कराइए, लेकिन आज का जो मेडिकल विज्ञान है वो ये कहता है कि बकोपा मोनेराई में ब्राह्मीन नाम का टॉक्सिक एलिमेंट है और ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ नहीं है। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता में आता है, एक आता है ब्राह्मी कल्प। उस ब्राह्मी कल्प में व्यक्ति को 30 दिन तक का, 1 महीने तक का जो है सिर्फ ब्राह्मी के रस का ही सेवन करना है। लेकिन बकोपा का अगर आप आधा कप भी रस ले सकते हैं तो वो आपको जो है बहुत ज्यादा, मतलब उसमें एक तो है वो ब्राह्मीन टॉक्सिक एलिमेंट है, तो अगर आप बकोपा का रस लेते हैं और इस तरह का कल्प शुरू करते हैं जो सुश्रुत में जिस तरह का मेंशन है, तो वो तो आपको हानिकारक प्रभाव दिखाएगी। तो जब हमारा प्रोटोलॉग जो है, जो उस औषधि पौधे का मूल वर्णन जहाँ पर मौजूद है, उस मूल वर्णन से वो पौधे के गुण मैच ही नहीं कर रहे हैं, तब हम उस पौधे को किस प्रकार कह दें कि ये ब्राह्मी है। अगर हम जनजातियों की बात करें, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के जितने भी जनजातियां हैं, जितने भी साधु महात्मा लोग हैं, उनसे जब मैंने बात की तो वो बकोपा को ब्राह्मी के नाम से इस्तेमाल नहीं करते। ब्राह्मी के नाम से अलग अलग लोग जो है, कोई हाइड्रोकोटाइल को इस्तेमाल कर रहा है, कोई सेंटेला को इस्तेमाल कर रहा है, और ये दोनों ही औषधियां जो है वो निरापद हैं। वास्तव में अगर आप देखेंगे आयुर्वेदिक के ग्रंथों में तो ब्राह्मी और मंडूकपर्णी दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। कारण यह है कि ब्राह्मी और मंडूकपर्णी देखने में दोनों ही, पहले तो आपकी जो सेंटेला एशियाटिका है वो भी पहले हाइड्रोकोटाइल में था, बाद में टैक्सोनॉमिकल चेंजेस के कारण वो हाइड्रोकोटाइल से सेंटेला जीनस में कन्वर्ट हो गया। तो हरिद्वार के जो साधु महात्मा लोग हैं वो ब्राह्मी के नाम से हाइड्रोकोटाइल सिप्रोपोएटिस को इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण भारत में चले जाएं तो ब्राह्मी के नाम से वो सेंटेला एशियाटिका को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीमे धीमे जिस तरह से प्रचार किया गया कि ब्राह्मी जो है वो बकोपा मोनेराई है, तो हमारे जो लोग थे उनको समझ में आने लगा कि शायद हम ही गलत ब्राह्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने बकोपा को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
बतौर दिमाग तो तेज करता है, पर बाकी ब्राह्मी के लक्षण उसमें नहीं है। और औषधीय पौधों का सिर्फ एक इतना ही उद्देश्य नहीं है। जो नाम ब्राह्मी का दिया गया है, ब्राह्मी, ब्राह्मी का उद्देश्य सिर्फ बुद्धि को तेज करना नहीं है, बल्कि बुद्धि को इस योग्य बनाना है कि वो ब्रह्म की प्राप्ति में कारगर सिद्ध हो सके। मतलब जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक में, हम एक शब्द कहते हैं बुद्धि की सूक्ष्मता, उस सूक्ष्मता को इतना अधिक प्रगाढ़ कर देना कि वो ब्रह्म को या अध्यात्म को जानने योग्य बुद्धि बन सके, तो उस औषधि का नाम है ब्राह्मी। सिर्फ मेध्य गुण होने से कोई वनस्पति ब्राह्मी नहीं बन सकती। ऐसे तो आपकी कई औषधियां हैं जो मेध्य गुण जिनमें है, लेकिन उनको हम ब्राह्मी नहीं मानते। इसी तरह सिर्फ एक ब्राह्मी का विषय नहीं है, इसमें अष्टवर्ग की 8 औषधियां आज भी संदिग्धता के दायरे में है। और समस्या यह है कि हमारा अभी निर्धारण सही से नहीं हो पाया है कि कौन सी औषधियां वास्तव में सही औषधियां हैं, और हमने उनका दोहन शुरू कर दिया। अगर आप अष्टवर्ग की परिभाषा देखें सुश्रुत संहिता में और आपके भाव प्रकाश में, तो आज की जो समय में जिन पौधों को हम अष्टवर्ग के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से एक दो को छोड़ करके कोई भी पौधा अष्टवर्ग के जो एक वर्णन है उसमें कोई फिट नहीं बैठता। समस्या यह है कि प्राचीन काल में जो वैद्य होते थे, उनके पास 3 विधाओं का ज्ञान होता था। पहला बोटेनिकल इंटरेस्ट, मतलब आप जब पौधों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको पौधों का नॉलेज नहीं होगा, तब आप उससे औषधि क्या बनाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात संस्कृत, कि आप, पहली बात तो आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए पौधों में। दूसरा, उस पौधे के जो गुण हैं, लक्षण हैं, उनको लिपिबद्ध करने के लिए आप किस भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय संस्कृत प्रचलित थी, संस्कृत का ज्ञान उनको होता था। इसके साथ ही साथ उनको चिकित्सा विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान है। तो 3 विधाओं का एक साथ ज्ञान होता था एक वैद्य को। आज के समय में क्या है, ये तीनों विधाएं पृथक पृथक हो चुकी हैं। बॉटनिस्ट अलग हो गए हैं, संस्कृत के विद्वान अलग हो गए हैं, और जो चिकित्सा वाले हैं वो अलग हो गए हैं। तो होता क्या है कि चिकित्सा वालों को ये तो पता है कि पुनर्नवा मंडूर देने से किडनी में फायदा होगा, या त्रिफला गुगुल देने से इसमें लाभ होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि त्रिफला गुगुल जो है वो किससे बना है, त्रिफला जो है उसमें कौन कौन से प्लांट, उनके बोटानिकल नेम क्या है, उनकी पहचान कैसे की जाए। अभी मैं आपको एक बहुत हास्यास्पद वाकया बता रहा हूँ। हमारे संस्थान में 1 साल पहले एक महिला आई और वो आयुर्वेद पर रिसर्च कर रही थी, एमडी कर रही थी, और उन्होंने करंज पर काम करना शुरू किया। और हमारे यहाँ से वो सर्टिफिकेट लेने आई थी कि हमें करंज का सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हम जिस पौधे पर काम कर रहे हैं वो करंज है। तो मैंने कहा, आपने करंज का पौधा कभी देखा है? बोले देखा नहीं, लेकिन हमने उस पर काम शुरू कर दिया, उसके बीज हमको मिले और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। तो हम उनको अपने वनस्पति उद्यान में ले गए और वहाँ पर करंज का उनको पौधा दिखाया, और उस समय उसमें बीज भी आए हुए थे। तो करंज आयुर्वेद में 2 तरह का है, एक है कंठ करंज और एक है पूत्य करंज। कंठ करंज आपका सिसिलपेनिया बॉन्डक है, और पूत्य करंज आपका पॉनगैमिया पिन्नेटा है। अब ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि उन्होंने करंज पर काम तो शुरू कर दिया, पर उन्होंने यह निर्धारण नहीं किया कि उन्हें किस करंज पर काम करना है। उन्होंने मार्केट से पंसारी के यहाँ से बीज लिए और उसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस करवा डाला और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई। मतलब उनकी थीसिस का आधा काम लगभग हो चुका था, और थीसिस का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें बोटेनिकल नेम लिखा था पॉनगैमिया पिन्नेटा, और पंसारी के यहाँ से उनको जो बीज मिले थे वो मिले थे सिसिलपेनिया बॉन्डक के। अब ऐसे में क्या हुआ कि नाम आपके थीसिस में कुछ और है और काम आपका चल रहा है किसी और के ऊपर। और ये सिर्फ एक केस नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च पेपर देखें तो आपको एक डेल्फिनियम डिनोडेटम, जिसको कि निर्विषी बोलते हैं, उस पर जितने ही पेपर मिलेंगे और जितने ही पेपर में उस प्लांट की फोटोग्राफ आपको दिखेगी, यहाँ तक कि दिल्ली की जो आयुर्वेद की मार्केट है खाड़ी बावली, वहाँ पर अगर आप जाएंगे निर्विषी मांगेंगे तो निर्विषी के नाम पर वो आपको उसी जड़ के बेस पर लोगों ने रिसर्च पेपर कर डाले और दवाइयाँ उसी पर बन रही है। नाम डेल्फिनियम डिनोडेटम लिखा हुआ है और
उसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है एकोनिटम। तो इस कारण से जो आयुर्वेद की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है बहुत ज्यादा। तो पहला आवश्यकता यह है कि हम जिन औषधियों को उपयोग में लेकर आ रहे हैं उनकी हम सही पहचान कर लें। और पहचान करने की पहली आवश्यकता यह है कि हम उनके प्रोटोलॉग से जुड़ें, जहां उनका मूल वर्णन दिया गया है पहले हम उनको पढ़ें, उनको समझें, और किसी संस्कृत के विद्वानों से भी उसका जो है एक ट्रांसलेशन करवाएं। कारण यह है कि जैसे भाव प्रकाश घंटू में मैंने कई बार देखा कि वहां पर क्या है, किसी औषधि के कई सारे पर्याय दे दिए गए हैं। तो पर्याय जो थे, संस्कृत में एक श्लोक है कि एक लंबे श्लोक को एक सूत्र में कन्वर्ट करने पर, एक बहुत लंबा श्लोक है और उसको एक शब्द में कन्वर्ट करने पर एक विद्वान पुत्र प्राप्ति जैसा, मतलब उसको प्रशंसा हो, मतलब प्रसन्नता होती थी। तो जो हमारे वनस्पतियों के पर्याय हैं, जो उनके नामों के पर्याय हैं, वो वास्तव में पर्याय नहीं है, वो उनके कोड वर्ड्स हैं और उसी कोड वर्ड में उनके कैरेक्टर छुपे हुए हैं। जैसे ब्राह्मणी का एक नाम है पंका, तो कपोत पंका का अर्थ अगर आप देखेंगे तो कपोत मतलब होता है कबूतर और वंका मतलब होता है उसकी चोंच। जब हाइड्रोकोटाइल ग्रुप पैसेंटेला या हाइड्रोकोटाइल दोनों आप देखेंगे, जब उसका शकर आगे बढ़ता है तो उसमें शकर की जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ कबूतर की चोंच ऐसे बन करके निकलता है। इसी कारण उसका नाम कपोतवंका पड़ा। और जितने भी उसके नाम आप देखेंगे, सरस्वती, तो सरोवरे स्थिति इति सरस्वती, जो पानी के आसपास होगी उसका नाम सरस्वती है। इस तरह से इनके नामों के पीछे इनके गुण कर्म छुपे हुए हैं। और जैसे अष्टवर्ग के बारे में बात कर रहे थे, अभी क्षीर काकोली के नाम पर आजकल बहुत प्रचार में है अष्टवर्ग। सभी च्यवनप्राश वाले अष्टवर्ग बता रहे हैं कि अष्टवर्ग डाल रहे हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पर जब काम करते हैं और अष्टवर्ग के पौधों को ढूंढते हैं तो पूरे दिन जंगल में ढूंढने के बाद भी मुश्किल से 8-10 पौधे ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ बीच में आवाज आ रही ಶಿಷ್ಯರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಬೇಕು ಸಜ್ಜನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನ. हेलो हेलो हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो जब हम उसमें अष्टवर्ग की बात करते हैं तो क्षीर काकोली का नाम आता है, क्षीर काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक। तो जब इनका अभी अगर इनका वर्णन पढ़ें क्षीर काकोली, तो क्षीर काकोली का जो वर्णन दिया गया है शास्त्रों में, उसमें लिखा है कि उसमें दूध का स्राव होना चाहिए। अब सिर्फ सफेद फूल और सफेद कंद के बेस पर अगर आप किसी पौधे को क्षीर काकोली कह दें, तो हिमालय में ऐसे कई पौधे हैं जिनमें सफेद कंद, लगभग सब में सफेद होता है। आप लहसुन भी ले लीजिए, लहसुन में भी सफेद कंद होता है, प्याज में भी सफेद कंद होता है, दोनों में सफेद फूल होता है। तो इसके आधार पर आप किसी पौधे को क्षीर काकोली नहीं कह सकते। उनके उत्पत्ति स्थान के बारे में जो वर्णन है वो मैच नहीं करता। क्षीर काकोली लता समान कही गई है, लता समान वो औषधि नहीं है। और हुआ क्या कि लिलियम पॉलीफिलम हुआ के नाम से कि आज ये पौधा IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्थिति को पहुंच गया। अब वो सबसे बड़ी समस्या ये कि पहली बात तो वो पौधा हमारे आयुर्वेद का है या नहीं है, ये निर्धारण नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि हमने ये निर्धारण किए बिना सबने कहा क्षीर काकोली और हमने उसको खोद डाला और सब उसमें दवा बनाने भी शुरू कर दी। और च्यवनप्राश में कितना पड़ रहा है, च्यवनप्राश में तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें आंवला भी सही से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये भी डाउटफुल है। बाकी अष्टवर्ग और बाकी औषधियों की तो क्या बात है। लेकिन जो लोग भी है इसमें इंटरेस्ट हैं, लेते हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हमारा जो फाइटोकेमिकल एक विभाग है, जो फाइटोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, इन लोगों ने मुख्य रूप से औषधियों का मतलब एक अच्छे स्तर पर दोहन किया है। क्योंकि अधिकतर जो होते हैं वो रिसर्च फील्ड से होते हैं और उनके पास परमिशन मिल जाती है वनस्पतियों का उखाड़ने के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, तो आसानी से उनको मिल जाता है। और एक एनालिसिस करने के लिए कम से कम आपको 1 किलो पौधा चाहिए होता है, 1 किलो उसका बल्ब चाहिए होता है, लीफ चाहिए होता है। अब आप मानिए कि जो पौधा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जैसे लिलियम पॉलीफिलम,
ऐसे पौधे का अगर हमको 1 किलो बल्ब चाहिए तो कम से कम हमको उसके 100 पौधे उखाड़ने पड़ेंगे, और जंगलों में उसके 2 पौधे भी देखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक पहचान को लेकर जो एक द्वंद्व हुआ है, इससे ना सिर्फ आयुर्वेद में विकृति आई है, साथ ही साथ इसमें वनस्पति विज्ञान की जो प्लांट्स हैं इन पर भी संकट मंडराना बढ़ गया है। तो इस विषय में अगर और हम बात करें तो पहला तो जो हमारे वैद्य हैं, इनको कोई भी औषधि बनाने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम उसमें जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, जो औषधियाँ को हम प्रयोग कर रहे हैं, वो औषधियाँ वास्तव में सही पहचान की गई हैं या नहीं है। कई ऐसी औषधियाँ हैं जो विषाक्त गुण होने के बावजूद हमारे आयुर्वेद में आज भी चल रही है, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना भारत का पौधा नहीं है, लेकिन कई आयुर्वेद के जो अभी जो ट्रांसलेशन हुए हैं, जो ग्रंथ बने हैं, उनमें आर्जिमोन मैक्सिकाना को स्वर्णशीरी बता दिया गया, और स्वर्णशीरी के नाम पर वो पौधा जो है अभी भी कई वैद्य उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार एक पौधा है आपका काकतुंडी, एस्क्लेपियास फाइसोकार्पा। एस्क्लेपियास फाइसोकार्पा भी भारत का पौधा नहीं है, और उसको संस्कृत के नाम काकतुंडी से जोड़ दिया गया, और वैद्य लोग अनजाने में उसका भी प्रयोग औषधि में करने लगे। तो इस प्रकार से कई ऐसे औषधियां हमारे आयुर्वेद में आ गई हैं जो कि पहले कभी आयुर्वेद के गण नहीं थे, और वास्तव में जो आयुर्वेद के गण हैं उनकी पहचान आज भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो जब हम इस पर बात करते हैं कि कैसे इनकी पहचान की जाए, सबसे जो पहली आवश्यकता है वो है उस भाषा की जानकारी की जिस भाषा में उनका वर्णन दिया गया है, और मुख्य रूप से वो भाषा संस्कृत है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, जितने भी निघंटु हमारे हैं, जितने भी संहिताएं हैं, वो सब संस्कृत में दी गई हैं। और समस्या ये हुई है कि जिन लोगों ने इन सबकी टीका की है, जिन्होंने इन सबका जो है भावार्थ स्पष्ट किया है, वो अधिकांश लोग जो थे वो या तो संस्कृत के ज्ञाता थे और या तो फिर आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो उन्होंने मतलब एक पक्षीय धारा को लेकर हमेशा काम किया है। जैसे मंडूक पढ़ने के विषय में अगर आप जितने भी ग्रंथों को पढ़ेंगे, सब में लिखा है कि मंडूक की तरह पत्ते होते हैं, मेढक की तरह पत्ते होते हैं, इसलिए इसका नाम मंडूक पढ़नी है। लेकिन मंडूक शब्द का अगर आप अर्थ देखें अमरकोश में, तो अमरकोश में मंडूक का अर्थ दिया गया है घोड़े के खुर और शूशे, और सेंट्रला एशियाटिका का जो पत्ता है वो घोड़े के खुर के समान उसका एक बनावट है, इसलिए उसका नाम मंडूक पढ़नी पड़ा है। ऐसे ही कई औषधियां हैं, जैसे कई औषधियां हैं जो कि जो क्लाइंबर्स हैं, उसमें उनकी आवृत्ति अलग अलग तरह से होती है। कुछ क्लॉकवाइज घूमती हैं, कुछ जैसे कि आपका वामावर्त और दक्षिणावर्त। कुछ जैसे डायस्कोरिया जीनस है, डायस्कोरिया जीनस में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। इसी को आयुर्वेद में वामावर्त या दक्षिणावर्त के नाम से कहा गया है कि भाई ये जो बेल होगी तो इस तरह से इसका ग्रोथ होगा। यही टैक्सोनॉमी को लेकर के हम इस तरह के पौधों की पहचान कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर हम और देखें कि कहाँ कहाँ समस्याएं इस तरह की आ रही हैं, तो आयुर्वेद में एक ग्रंथ है संदिग्ध वनौषधि कोश। तो उस संदिग्ध वनौषधि कोश में लगभग 70% औषधियां आयुर्वेद की ऐसी बताई गई हैं जिनमें आज भी संदिग्धता है और वो सही निर्धारण उनका नहीं हो पाया। ये इसमें स्लाइड शो का कैसे कर सकते हैं? हेलो सर, ये स्लाइड शो में कैसे ला सकते हैं? सर अपने कंप्यूटर पे नीचे शेयर स्क्रीन लिखा होगा, हाँ शेयर स्क्रीन को क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी आपके पास। जी, विंडो खुलेगी तो उसमें अगर आपका जो अपने शेयर करना है वो कंप्यूटर पे खुला होना चाहिए, वो पेज या फोटो या पीपीटी।
पहले आप कंप्यूटर पर अपनी पीपीटी खोल लीजिए, जो भी आपने शेयर करना है। फिर आप शेयर स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, उसमें उसको सिलेक्ट करके ओके करना है। आप करते जाइए, मैं बता देता हूँ आपको। देख रहा हूँ उसको। अभी आ रहा है क्या ये? हाँ आ रहा है सर, ठीक आ रहा है। तो यहाँ देखिए, इसमें आपको एक आरोग्य एक स्लाइड दिख करके आ रही है कि कितने कितने पौधे हम आयुर्वेद में, सिद्धा में, यूनानी में, अलग अलग विधाओं में कितने कितने तरह के हमारे पौधे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आयुर्वेद में लगभग 1500 के आसपास पौधे इस्तेमाल होते हैं, सिद्धा में 1400 के आसपास। इस प्रकार इन सब में लगभग कुल मिलाकर के हमारे 1700-1800 प्रजातियां हमारी इस्तेमाल होती हैं। और इसमें अलग अलग जो ग्रंथ हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चरक संहिता, इनमें कितने कितने प्रजातियां हमारे मेंशन हैं। अब समस्या इस बात की आती है कि कई बार क्या किया गया कि इनकी जो गणना की गई है वो उनके जो सिनोनिमस है, उनके जो पर्याय हैं, उनको साथ में लेकर गणना की गई है। अगर उनके पर्यायों को हम अगर भिन्न कर दें, कई बार क्या होता है कि जो पर्याय हो वास्तव में वो औषधि नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे ब्राह्मी के नाम से ऐंद्री भी चल गया, तो ऐंद्री अगर सुश्रुत में देखें तो ऐंद्री एक भिन्न वनस्पति है, लेकिन भाव प्रकाश में ऐंद्री को ब्राह्मी का पर्याय मान लिया गया। तो ऐसे केस में अगर हम ऐंद्री और ब्राह्मी को अलग करें या और भी कई चीजें हैं उनको हम अलग अलग करते हैं, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ लिस्ट दी है कि कौन कौन से पौधों के क्या क्या पर्याय चल रहे हैं। जैसे ब्राह्मी के नाम पर मैंने डिस्कस किया, अभी सेंट्रल का है, बकोका मुनिराई है, हाइड्रोकोटाइल सेफोरक्योइडिस है, हाइड्रोकोटाइल नेपालेंसिस है। शंखपुष्पी के नाम पे कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस, इवोल्वस अल्सिनोइडिस और प्लेटोरिया टर्नेटिया, ये 3 पौधे शंखपुष्पी के नाम से चलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जो शंखपुष्पी शास्त्रों में वर्णित है वो शंखपुष्पी इनमें से कौन सी है, इसका अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया है। संजीवनी के नाम से कुछ लोगों ने सिलिंड्रा बैक्टेरिस को संजीवनी मान लिया। तो अभी कुछ हाल ही में कुछ लोगों ने ससूरिया सिम्सोनियाना और ससूरिया गॉसिपिकोरा, फेन कमल और आपका ये कस्तूरी कमल को ये मान लिया संजीवनी के नाम से। सोमलता का जो वर्णन है वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में आता है, और उसमें सोमलता के सुश्रुत संहिता में सोमलता का पूरा वर्णन ढंग से दिया गया है कि ऊंचे हिमालय शिखरों में होती है, उसके अंदर जो उसका जड़ होता है वो कंदवत होती है, और उसमें 15-15 दिन में एक एक पत्ता निकलता है, 15 दिन में एक एक पत्ता गिर जाता है, और 1 महीने बाद पूरा पौधा सूख जाता है। इतना वर्णन साफ होने के बाद भी हम अलग अलग औषधियों को सोमलता के नाम से प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये भी जो है वो आयुर्वेद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ऐसे ही मूर्वा है, रासना है, रासना से भी कई रासना की तो अभी भी कई औषधियां ऐसी बन रही हैं, लेकिन फिर भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किस औषधि को इस्तेमाल करें। जिसको जो मिल जाता है वो उसको रासना के नाम से चला लेता है। तो क्या वो औषधि उस जो हम बोटानिकल प्लांट ले रहे हैं, क्या वास्तव में वो उस रासना के पूरे गुणों को प्रदर्शित करता है, या फिर सिर्फ एक गुण को प्रदर्शित करने के कारण हमने उसको रासना मान लिया। पाषाण भेद के नाम पर लगभग आप सबने देखा होगा कि पाषाण भेद के नाम पर पूरे भारत में 3-4 प्रजातियां चलती हैं। अगर हिमालय क्षेत्रों में देखा जाए तो वर्जीनिया सिलिएटा को हम लोग पाषाण भेद मानते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में चल जाए तो वहाँ ब्रायोफिलम पिनेटम, जिसको कि जख्म हयात या अजूबा बोलते हैं, उसको पाषाण भेद मान लेते हैं। इसी तरह ट्रायंथिमा पोर्टुला कास्ट्रम, जिसको कि कुछ लोग पुनर्नवा का पर्याय मानते हैं, उसको भी पाषाण भेद मान लिया गया है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कई औषधियों में इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने मूल से हट करके औषधियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल हमारे जो है वो शास्त्र हैं, और शास्त्र को समझने के लिए हमको चाहिए संस्कृत। शास्त्र की जो भाषा समझ में आ जाए उसके बाद हमको चाहिए बॉटनी। अगर हमारे पास बॉटनिकल नॉलेज नहीं होगी तो हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि क्या कैरेक्टर वो शो कर रहा है। जैसे अगर हम अष्टवर्ग की बात करें तो अष्टवर्ग में जीवक और ऋषभक,
ये 2 गण हैं, जैसे कि आपके मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली, ऐसे ही जीवक ऋषभक 2 गण हैं। उसमें दोनों को जो भेद दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, रसोन कंदवत कंदो इति जीवक है। तो जो जीवक है उसका जो कंद है वो रसोन की तरह होगा। रसोन मतलब लहसुन। अब लहसुन का कंद किस तरह होता है? लहसुन तो आपने समझ देखा है कि हाँ वो व्हाइट कलर का होता है, बल्बस। लेकिन उसके जो बोटेनिकल कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह के होंगे कि उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे, अंदर का जो बल्ब होगा वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में होगा। तो ये बोटेनिकल कैरेक्टर और साथ ही साथ आपके जो एक आयुर्वेदिक के जो आपके नॉलेज है, इन दोनों को कंबाइन करके अगर आप आइडेंटिफाई करें तो हिमालय का एक प्लांट है मेलेक्सिस मस्सीफेरा और मेलेक्सिस सिलिंडरोस्टैकिया। ये 2 पौधे जीवक के नाम पर फिट बैठते हैं ऊपर से देखने में। पर आयुर्वेद में मेंशन है कि इनका स्वाद जो होना चाहिए मधुर होना चाहिए। और इसका कंद जब मैंने खाकर देखा तो ये तो नीम के समान तीखा था। इसका मतलब ऊपर से देखने में जिसको हम जीवक मान रहे हैं वो वास्तव में जीवक नहीं है। हाँ, जो जिसको हम ऋषभक मानते हैं, ऋषभक मतलब ऋषभ के समान जिसके सींग होंगे उसको ऋषभक कहेंगे। तो मेलेक्सिस एक्यूमिनेटा जो एक ऑर्किड है उसमें जो आपके रस्टिंग बल्ब होते हैं, मतलब जब पौधा अपनी पूरी वृद्धि पूरी कर लेता है और उसके बाद शीतकालीन ऋतु में जब उसके पूरे पत्ते गिर जाते हैं तो उसके कंद जो है वो जमीन में बचे रह जाते हैं। और उन कंदों का जो स्वरूप होता है वो अगर आप देखेंगे तो वो बैल के सींग की तरह होता है। और मैं आपको भी कोशिश करता हूँ उसका फोटो दिखाने का भी। तो इस तरह से जो मेलेक्स आपके ये जीवक और ऋषभक का है आइडेंटिफिकेशन, वो हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर अंबर जी, आपका फोन म्यूट हो गया है, शायद आपका लैपटॉप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 1 मिनट, जी अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है शायद, ये कुछ सर इसमें फोटोग्राफ शेयर करने का कोई ऑप्शन है क्या? हेलो, सर ऐसे होगा जैसे भी किया आपने ऐसे शेयर होगा। अब फोटोग्राफ खोल लीजिए कंप्यूटर पर और शेयर स्क्रीन करेंगे तो हो जाएगी। अच्छा, 1 मिनट। इसमें आ नहीं रहा है चीज। खैर इसको वो भी प्रॉब्लम आ रही है इसको अपलोड करने में। तो इस प्रकार से जो मैं अभी बता रहा था आपसे कि जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है मेडिसिनल प्लांट्स का वो दोनों पर आधारित है, आपके बोटेनिकल नॉलेज के ऊपर भी और साथ ही साथ आपके आयुर्वेदिक के नॉलेज के ऊपर भी। अगर हम इन दोनों में से किसी को भी अलग कर देंगे तो हम आयुर्वेद के जो सही गण है या सही पौधे हैं उनकी सही पहचान नहीं हो पाएगी। और जब तक सही पहचान नहीं हो पाएगी तब तक आयुर्वेद की जो वास्तव में जो औषधियां हैं, जो औषधीय गुण हैं उनके अंदर, वो उससे हम पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे।
तो इस तरह से जो हमारे वैद्य लोग हैं और जो भी लोग आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो औषधियाँ आज आयुर्वेद में प्रचलित हैं उनका सही निर्धारण हो सके, सही पहचान हो सके, और इसी के साथ साथ पहचान होने के बाद जो उनका मूल जहाँ पर वर्णन है उसको उससे ऑथेंटिकेट भी किया जा सके कि हाँ, इस तरह से जो उसमें वर्णन है वो सारे वर्णन इस औषधि में फिट बैठ रहे हैं। ये आपको एक फोटो दिख पा रही है क्या? जी हाँ, दिख रही है। हाँ, ये देखिए, ये है आपका जो पौधा है, ये जीवक का पौधा है। और जीवक के पौधे में एक लक्षण दिया गया है सूक्ष्म पत्र का। लेकिन इसमें पत्ते तो सूक्ष्म नहीं होते, पर इसके फूल जो है वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेलैक्सिस मस्सीफेरा, मतलब मक्खी की तरह बारीक इसके फूल होते हैं, इसलिए इसका नाम मेलैक्सिस मस्सीफेरा पड़ा है। तो ये ऐसा पौधा है जो कि आयुर्वेद के डिस्क्रिप्शन से बहुत हद तक मैच करता है। अब जो इसका स्वाद की बात मैंने कहा कि वो तिक्त है, वो मधुर नहीं है, तो स्वाद दो तरह का होता है कि विपाक में मधुर है या फिर स्वाद में मधुर है। तो इस पर और जो आयुर्वेद के वैद्य हैं वो इस पर और रिसर्च कर सकते हैं कि ये वही वनस्पति है जो उसमें हमारे यहाँ पर अष्टवर्ग में वर्णित है। इस प्रकार से कई औषधियाँ हैं, और इन पर अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत एक लंबा एक समय लेगा। और इसी के साथ मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे जितने भी वैद्य लोग जुड़े हैं, तो उनका मुख्य प्रयास ये होना चाहिए कि हम आयुर्वेद को अगर बचाना चाहते हैं, आयुर्वेद को और सबल करना चाहते हैं, तो मुख्य रूप से जो हमारे आयुर्वेद का मूल है, पहले हम अपने मूल को सही कर लें, जो हमारी औषधियाँ हैं उनकी सही पहचान कर लें, उनका संरक्षण भी साथ में कर लें, और उनके जो गुण दोष हैं उनका सही से आकलन कर लें। ऐसा ना हो कि कोई विदेशी औषधि भारत में आए और उसको कोई संस्कृत का नाम दे दिया जाए और वो धीमे धीमे वो हमारे आयुर्वेद की जो मुख्य औषधि है उसी को ही सब्स्टिट्यूट कर ले। और ऐसे प्रजातियां हुई, जैसे अशोक के नाम पर लोगों ने पॉलियल्थिया लॉन्गिफोलिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इससे भी आयुर्वेद प्रभावित हुआ। और ये तो अच्छी बात है कि पॉलियल्थिया लॉन्गिफोलिया में कोई हानिकारक कंपोनेंट नहीं था, कोई उसमें विषाक्त गुण नहीं दिखाए। लेकिन अगर कोई ऐसी औषधि होती जिसमें कि लॉन्ग टर्म में कोई इस तरह के साइड इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं, तो शायद आयुर्वेद की बड़ी धज्जियां हो सकती थी कि भाई आपका तो अशोकारिष्ट में ऐसा गुण होना चाहिए और अशोकारिष्ट उल्टा प्रभाव दिखा रहा है। और जो लोग अशोकारिष्ट के नाम पर पॉलियल्थिया को इस्तेमाल भी कर रहे हैं उनको भी वो लाभ नहीं मिल रहा। इसी के साथ साथ आपका गिलोय, गिलोय की 3 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। एक है टिनोस्पोरा क्रिस्पा, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और टिनोस्पोरा मालाबारिका। लेकिन अभी एक रिसर्च हुई थी, उसमें देखा गया कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो है वो लिवर पर अच्छा प्रभाव दिखाती है, बल्कि टिनोस्पोरा क्रिस्पा जो कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया से बिल्कुल मैच करती है, तो उसका लिवर पर विकृत प्रभाव है। लेकिन जब तक हम दोनों की पहचान भेद नहीं कर पाएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि टिनोस्पोरा क्रिस्पा है या टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। इसलिए वनस्पति शास्त्रों जो वनस्पति विज्ञानी है उनका भी विशेष महत्व है। और आयुर्वेद के लोगों से यही अनुरोध है कि वनस्पति विज्ञान में अपनी रुचि बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो वनस्पति विज्ञानी है उनके साथ अपना तालमेल बढ़ाते रहें। और इन दोनों के साथ साथ जो संस्कृत के विद्वान हैं, कुछ जो अच्छे प्रकांड विद्वान हैं, उनसे भी थोड़ा चर्चा करते रहें कि जो हमारे डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद शास्त्रों में, उसमें हमें जरा और क्लियर जो हमारा एक पहचान है वो हमें समझ में आए। मैं भी आपको एक वनस्पति का दिखाता हूँ फोटो। अभी आप एक कंद को देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा।
हेलो। जी हाँ। हाँ सर, आप एक कंद देख पा रहे होंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है ये कंद किस चीज का है? आप बाकी जो वैद्य हैं उनको भी अनम्यूट कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी जान रिप्लाई मेरे पास आते रहे। ऋषभक। हाँ, ऋषभक है। किस कारण से आपने कहा ऋषभक इसको? शेप के कारण। हाँ, अगर आप बैल के सींगों को देखें ना, ऋषभक मतलब बैल का सींग, तो बैल के सींग में देखेंगे तो उसमें धारियां होती हैं, गोल गोल उसमें आपकी धारियां मिलेंगी। और ये मेलेक्सिस एक्यूमिनेटा का रेस्टिंग बल्ब है, जो कि इस तरह के कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये जिसको कहते हैं ना कि उसका श्रृंग जो होगा वो ऋषभ सिंह श्रृंग होगा, ये कैरेक्टर वो शो कर रहा है। इसी तरह जैसे आपसे अभी रसोन कन्नवत की बात हमने की थी, तो वो आपका है मेलेक्सिस मस्सीफेरा। उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से वो कैरेक्टर अपने शो करता है। अभी जो आपके सामने मैं दूसरा एक प्लांट दिखा रहा हूँ। एक्चुअली समय के अभाव के कारण मैं स्लाइड नहीं बना पाया है इनकी। अभी देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा होगा, इसमें पीछे से थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। अभी जो आपको एक फोटो दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये लहसुन की तरह इसके कंद हैं, और रसून कंदवत होने के कारण इसको हम कहते हैं जीवक। तो ये जीवक और ऋषभक में ये दो भेद हैं, लेकिन मैक्सिमम आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं इनमें दोनों में क्या है वो उल्टा कर दिया गया है। मेलेक्सिस मस्सीफेरा को कहते हैं वो ऋषभक, और मेलेक्सिस एक्यूमिनेटा को कहते हैं कि वो जीवक है। तो इस तरह से अगर हम क्रॉस चेक करें और थोड़ा बहुत अपने वनस्पतियों को देखें कि हाँ उनमें क्या क्या कैरेक्टर है, कई सारी ऐसी वन औषधियां हैं जंगलों में होती हैं, और हमने कभी बारीकी से उनको कैरेक्टर को उनके देखा ही नहीं, जो कि आयुर्वेद में हो सकता है कि वो आयुर्वेद में वर्णित कोई महाऔषधि भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम प्रयास करें कि जो हमारे आसपास वन औषधियां होती हैं उनके कैरेक्टर को देखने की और उनकी बारीकियों को समझने का प्रयास करें, तो शायद हम आयुर्वेद को और अच्छा समझ सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और किसी को कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो। जी सर। हाँ सर, दिख रहा है। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपनी चैट बॉक्स में कृपया अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है सर, फिर इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, इन्होंने सविता संजीव ने पूछा है, दक्षिणावर्त और वामावर्त ग्रोथ डायरेक्शन का रेफरेंस सर क्या है? अगर आप तो कुछ औषधियों में देखें जो कि बेल के समान है, जिनकी लता होती है, उनमें कई जगह पर लिखा हुआ है कि अगर आप अमरकोश नहीं, आपका
ये राजनिघंटु में देखें तो राजनिघंटु में कुछ औषधियों का जो ग्रोथ पैटर्न है वो भी मेंशन है कि इसकी जो लता है वो दक्षिणावर्त रूप से ग्रो करती है या इसकी वामावर्त रूप से ग्रो करती है। इस कारण से भी आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये औषधि वही है या कुछ भिन्न औषधि है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर बाय मॉर्फोलॉजी कैन वी नो अबाउट मेडिसिनल यूज विदाउट लैब टेस्ट? कुछ हद तक कह सकते हैं पर इसको सुनिश्चित नहीं कर सकते क्योंकि एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के अकॉर्डिंग कई औषधि पौधे ऐसे हैं जो कि आपके जिस रोग में वो काम आने वाले हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन की तरह वो रिजेंबल करते हैं। जैसे ब्राह्मी हो गया तो वो दिमाग की तरह आपकी उसकी बनावट होती है। और सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको लैब टेस्ट कर लें कि क्या कोई टॉक्सिक कंपोनेंट तो नहीं है उसमें। हाँ, गिलोय के नाम से दो प्रजातियां इस्तेमाल होती हैं। एक आपका टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है और दूसरा है टिनोस्पोरा मालाबारिका। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया नॉर्मली गर्म इलाकों का पौधा है और टिनोस्पोरा मालाबारिका जो है वो हिमालय के जो आपके फुटहिल्स हैं या थोड़ा हिमालय के भी थोड़ी ऊंचाई तक मिलता है, लेकिन हिमालयन बेल्ट में आपको टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया नहीं मिलेगा। दोनों में भेद यह है कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का जो यंग आपकी स्टेम निकलेगा वो ग्लैब्रस होगा, एकदम चिकना होगा, और टिनोस्पोरा मालाबारिका का जो यंग स्टेम निकलेगा उसमें हल्का सा रोमश होगा। ये दोनों प्रजातियों में अंतर है। और किसी को कुछ पूछना है? कौन सी स्पीसीज गिलोय की उपयोग की जानी चाहिए? मुख्य रूप से टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया उपयोग में ले जानी चाहिए जी, थैंक यू। लेकिन अगर टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो टिनोस्पोरा मालाबारिका को आप उसके सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टिनोस्पोरा क्रिस्पा को इस्तेमाल नहीं करना है। थैंक यू। और कोई प्रश्न? Calotropis species used as antifungal, is it right? Identification of CRISPR, एक्चुअली क्रिस्पा का जो आइडेंटिफिकेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, इतना आसान नहीं है क्रिस्पा को और कॉर्डिफोलिया को आइडेंटिफाई करना। क्रिस्पा के जो पत्ते होंगे वो थोड़े पतले होंगे, मतलब पेपरी लाइक होंगे, और टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के पत्ते थिक होंगे। इसके लिए वही व्यक्ति सूटेबल है जो व्यक्ति मतलब पौधों को छू करके देखता है, इसलिए पौधों से थोड़ा सा आत्मीयता बढ़ाइए। अगर आप टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का पत्ता छू करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लेदरी दिखेगा, लेकिन टिनोस्पोरा क्रिस्पा का पत्ता अगर आप छू के देखेंगे तो आपको पतला दिखेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसी के साथ जो टिनोस्पोरा क्रिस्पा की जो स्टेम होगी उसमें कांटे ज्यादा होंगे और ज्यादा उभरे हुए होंगे, जबकि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया में उतना उभारदार कांटे नहीं होंगे। बाकी तीनों के पत्तों की बनावट एक जैसी होती है क्या? तीनों क्लाइंबर होते हैं क्या? तीनों क्लाइंबर होते हैं, तीनों क्लाइंबर होते हैं। तीनों में भेद ये है कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का जो पत्ता होगा वो बिल्कुल वो कहते हैं लवर्स जो हार्ट होता है, मतलब बिल्कुल पान के पत्ते ऐसा शेप उसका होगा। टिनोस्पोरा मालाबारिका का जो पत्ता होगा वो हल्का सा चौड़ाई लिए होगा, मतलब अगर आप ये समझे कि थोड़ा दिल को खिला पिला दिया जाए, थोड़ा सा दिल मोटा हो जाए तो वो उस तरह का पत्ता होगा, और पत्ते के नीचे रोमश होगा। ये मालाबारिका की पहचान है, और दोनों के पत्ते लेदरी होंगे, लेकिन टिनोस्पोरा क्रिस्पा जो होगा उसका पत्ता थोड़ा सा पतला होगा। उनके कांड स्टेम में भी कोई फर्क है क्या? हाँ, स्टेम में भी फर्क है। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और टिनोस्पोरा क्रिस्पा इनमें प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि दोनों आपस में कई बार मैच कर जाते हैं, और कांड में अंतर ये आता है कि जो टिनोस्पोरा क्रिस्पा होगा उसका कांड पतला होगा, जो स्टेम होगा पतला होगा, और कांटे बहुत थोड़ा सा बारीकी लिए होंगे, मतलब नुकीलापन लिए होंगे, जबकि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के जो आपके जो स्टेम में कांटे बनते हैं वो उतने बारीकी नहीं होंगे, थोड़ा सा ब्लंट एंड होंगे। टिनोस्पोरा क्रिस्पा दिल्ली के आसपास या मैदानी क्षेत्रों में मिल जाता है, लेकिन हाँ इतना कॉमन नहीं, पर कुछ भी साउथ इंडिया में कुछ जहाँ पर कॉमन है वहाँ इसको मिलावट की तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अभी रिसेंट एक रिसर्च पेपर में दिया गया था कि ये जो है वो हेपाटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करता है।
इस स्लाइड कट करने पर तीनों में रिंग तीनों में समान दिखती है क्या? नहीं, सिस्टम में? थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। इसके लिए आपको तीनों को आपस में मैच करना पड़ेगा, तभी आप उसकी बारीकियों को समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो बहुत बारीक कैरेक्टर्स हैं। ग्लोज को आज के समय में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत हाँ उपयोगी हो गया है। हाँ, नहीं घिलोय भी है अभी, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर बता दिया कि अगर आपको इन दोनों में प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए टिनोस्पोरा कॉर्डिकोलिया क्रिस्पा एक ही जैसे लग रहे हैं, तो आप टिनोस्पोरा मालाबारिका को इस्तेमाल करिए। आपको जिस गिलोय का यंग तना जो है, मतलब एक जो नवीन उसमें निकलता कोपल निकलती है वो रोमश होगी, उसको आप टिनोस्पोरा मालाबारिका मान लीजिए। जी। और आपको हिमालय क्षेत्र में बड़े आराम से मिल जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में वास्तव में मालाबारिका ही मिलता है, कॉर्डिफोलिया तो लगाया हुआ मिलेगा, बाकी वन्य अवस्था में नहीं होता। और इधर मध्य भारत में क्या कार्डिफोलिया ज्यादा मिलता है? हाँ, मध्य भारत में और जितने मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ कॉर्डिफोलिया बहुत आयत में है। और मैक्सिमम यूज कार्डिफोलिया का होना चाहिए। हाँ, जितने भी अभी तक के जो वैज्ञानिक प्रमाण आए हैं उसके अनुसार तो कॉर्डिफोलिया ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। और हुआ क्या है वास्तव में कि दोनों में भेद स्पष्ट ना होने के कारण लोगों ने मालाबारिका और कॉर्डिफोलिया को मिक्स करके ही इस्तेमाल कर डाला है, और उसी के बेस पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। हाँ, कैलोट्रोपिस जैजेंशिया इज यूज्ड फॉर हेपेटाइटिस ए और बी इज ट्रू। देखिए आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा ना, नान औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्य उपलब्ध, तो उसमें ऐसा है कि जो कैलोट्रोपिस है वो उपविष में उसकी गणना की जाती है, मदार की। मदार हो गया, अग्निशिखा हो गया, और इसी के साथ इन्हीं उपविष को ट्रीटमेंट के बाद अगर हम इस्तेमाल करें, इनका मतलब विष को निकालने के बाद, तो ये अमृत की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। और कुछ जगह पर मैंने भी सुना है कि कैरोट का मदार का हेपेटाइटिस के रोगियों को दिया जा रहा है। और अभी इसमें कितना सत्यता है और कितना प्रभावकारी है, इस पर अभी शोध करना बाकी है। आयुर्वेद में तो हिपेटाइटिस में भूमि आंवलकी का ज्यादा उपयोग हाँ, बताया गया। भूमि भूमि अम्ला, जितने भी चीजें लिवर के लिए फायदेमंद हैं वो सभी हेपेटाइटिस में अच्छे कारगर हैं। भूमि अम्ला हो गया, पुनर्नवा हो गया, कालमेघ हो गया। थैंक यू सर। अब चिरायता के नाम पर अभी आप देखेंगे मार्केट में तो मोस्टली कालमेघ ही बिक रहा है। असली चिरायता जो उसको बोलते हैं ना, स्वर्षीय चिरायता, वो तो हम लोग जंगलों में जाते हैं जहाँ पर चिरायता होना चाहिए, मतलब जहाँ चिरायता का वास स्थल है, वहां हम लोग को चिरायता दिखना मुश्किल हो जाता है। तो पंसारियों के लिए किलो किलो में जो चिरायता लेके आते हैं वो संभव नहीं है। तो कालमेघ की जगह चिरायता का उपयोग सटीक है क्या? हाँ चिरायता की जगह कालमेघ। हाँ, जो औषधि गुण चिरायता में वर्णित हैं वो लगभग कई सारे गुण जो हैं वो कालमेघ में भी हैं। तो कालमेघ उसका एक उचित पर्याय, मतलब आपका सब्स्टिट्यूट है वो। क्योंकि अभी जो चिरायता है आपका स्वर्षीय चिरायता, वो तो थर्ड कैटेगरी में है, और मैं अभी सजेस्ट भी नहीं करूंगा किसी को कि वो स्वर्षीय चिरायता को इस्तेमाल करे, क्योंकि व्यक्ति तो बच जाएगा पर जो प्रजाति है वो लुप्त हो जाएगी। तो भविष्य के लिए प्रजाति को संरक्षित करें, पहले उसको और बढ़ा लिया जाए, फिर उसके बाद उसके इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। और अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं। हाँ, ये कृपा सिंह जी कह रहे हैं, सर प्लीज यूज साइंटिफिक नेम, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड देन कॉमन नेम। मेरा जो आज का वक्तव्य था वो इसी विषय पर था कि हम दोनों चीजों को मिलाने की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक नामों को भी और कॉमन नेम को भी। मतलब आपको दोनों नामों का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि मेदा महामेदा, तो आप समझ जाएं कि हाँ, हम पॉलीगोनेटम की बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि अर्थ पुष्पी की है बात करें, तो आप समझ जाएं कि हाँ, हम इसकी इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम के कारण एक हमारा ग्रुप है प्लांट हेल्थ ऑफ इंडिया, तो उसमें कई बार लोग कहते हैं कि सर आप उसके हिंदी नाम जरूर बताएं। अब हर पौधे का हिंदी नाम अलग ही नहीं है, तो ऐसे केस में करना बड़ा मुश्किल हो पाता है।
एक ने प्रीतपाल सिंह जी कह रहे हैं कि टेनोस्पोरा लीफ अच्छी है या स्टेम। वास्तव में टेनोस्पोरा की स्टेम ज्यादा कारगर है लीफ की अपेक्षा। धन्यवाद डॉक्टर अंबर जी, आज का धन्यवाद सर। संबोधन बहुत ही सार्थक रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक। मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागी आज के इस तरंग संगोष्ठी जिसको कहते हैं हम आज के वेबिनार से बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि इतने ज्ञान की बातें ना तो आज तक किसी को सुनने को मिली है, ना ही आगे हमें उम्मीद है कि आगे से आगे इसी प्रकार आपके साथ हमारा संबंध स्थापित होता रहेगा और आपका ज्ञान हम बांटते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर निधि से निवेदन करूंगा कि वो क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो था शांति मंत्र से संपन्न होता है, तो शांति मंत्र का उच्चारण के लिए डॉक्टर निधि अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार सभी गुरुवरों को मेरा प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वद्वम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर निधि। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हुए सभी आज के हमारे विषय वक्ता प्रतिभागी सभी का समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अगले शनिवार को हम सब दोबारा मिलेंगे अगले वेबिनार में। उसकी जो सूचना होगी वो सबके साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सर प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जैसे आज का जो भी अपना सेशन रहा या काफी इंटरेस्टिंग रहा, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हमें अवेल हो सकती हैं क्या सर साथ में? YouTube पर लाइव है, वहां आप देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको, वो हमेशा वही रहेगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। YouTube नहीं, सॉरी, फेसबुक पर लाइव है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।